नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम सामाजिक विज्ञान के जो भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है जो लेके आए हैं। ये 300 क्वेश्चनों की सीरीज़ है। ठीक है, आज हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आप 300 क्वेश्चन जो ये अर्थव्यवस्था के कराए जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था से यहाँ से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। तो आप इस अर्थव्यवस्था के संपूर्ण ज्ञान को जरूर पढ़िए। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चूज़ करके सेलेक्ट किए हुए 300 प्रश्न हैं। ठीक है, जिसके आज हम 50 प्रश्न जो कराएंगे, इसके आगे इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो 2-4 बार पढ़ के उसको रिवीजन करके अच्छे से तैयार कर लीजिए अपना सिलेबस। ठीक है, इस चैनल पर बिहार सुपर टेट के सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा प्लस सामाजिक विज्ञान भाषा को पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये रबी की फसलें होती हैं जो कि सर्दियों में बोई जाती हैं। ठीक है, आगे ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, इनको आगे खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई यानी बरसात के टाइम। ठीक है, मानसून के टाइम। आगे खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खरीफ की फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर। ठीक है, ये सारी फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो जायद की फसल को मार्च से जुलाई के मध्य पैदा किया जाता है। जायद की फसलें कहो या इनको नगदी फसल कहो। ये कौन कौन सी फसल होती है? जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, है ना, और कपास, ये सब जायद की फसलें हैं। ठीक है, यह नगदी फसल। आगे बढ़ते हैं। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? देखिए आगे क्वेश्चन। तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशु चारा, ये जायद की फसलें होती हैं। आगे व्यापारिक या नगदी फसलें कौन सी हैं, यानी जिसको हम बेचा जाता है? तो कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू, ये सब व्यापारिक, इनसे व्यापार किया जाता है या इनको बेचा जाता है, ये व्यापारिक फसलें होती हैं। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन जरूर एक ना एक आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको स्किप नहीं करिएगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 300 क्वेश्चन हैं ये, जिसमें आज 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट में आप लोग एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करिए। ठीक है, सारा सिलेबस इसमें कराया जा रहा है फ्री में। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है कौन सा? चावल। ठीक है, चावल होता है भारत में। आगे, देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो नाइट्रोजनी। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? यानी उर्वरक। ठीक है, यानी खाद। ठीक है, देश में कृषि के अंतर्गत जो कृषि में यूज़ होते जाते हैं, किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो नाइट्रोजन उर्वरक का हम लोग सर्वाधिक उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो भारत को। सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं? भारत में। ठीक है, आगे रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रबड़ के उत्पादन में चौथा स्थान है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? ठीक है, तो ये 20 सितंबर 1949 को। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 को। दूसरी बार कब हुआ? तो 6 जून 1966 को। और तीसरी बार 1 जुलाई 1991 को। ठीक है, अवमूल्यन। ठीक है, कब हुआ? 1 जुलाई 1991, ये तीसरी बार। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अंडरलाइन किया है। आगे, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? उसे हम नोस्ट्रो अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी विदेशों में स्थित जो विदेशी बैंक हैं, ठीक है, विदेशी बैंक विदेशी मुद्रा में, ठीक है, भारतीय मुद्रा में नहीं, भारत के पैसे को विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए। ठीक है, हमारा बैंक जो है विदेश में विदेशी ही मुद्रा में जो पैसा रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोस्ट्रो अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नोस्ट्रो अकाउंट्स। आगे, भारत में मुद्रा स्फीति की गणना किस आधार पर होती है? तो ये
थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। ठीक है, आगे किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। किस स्थिति में? मुद्रा संकुचन या अपस्फीति में। ठीक है, किस में वृद्धि होती है? मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं में गिरावट होती है, यानी पैसों का कोई मूल्य नहीं, वस्तुओं का मूल्य है। तो ये किस स्थिति में? ये मुद्रा संकुचन की स्थिति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने का क्या कहते हैं? ये मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, जैसे हमारा रुपया धीरे धीरे गिरता जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? मुद्रा की मात्रा कम छापते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था की लैंग्वेज है। आगे सकल घरेलू उत्पाद यानी डीजीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का कितना हिस्सा है? कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है वो सकल घरेलू उत्पाद का 13.67% है। ठीक है, 67%, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 13.67% सकल घरेलू उत्पाद के जीडीपी है। ठीक है, और कृषि का आगे 1950 या 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान रहा? 52.2%। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब घरेलू उत्पाद और कृषि का जो योगदान निकाला गया था। ठीक है, तो ये कितना था? 52.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर, यानी सर्दी जब शुरुआत होती है। ठीक है, रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक होती है। आगे रबड़ की प्रति हेक्टर उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा है ना। आगे बढ़ते हैं हम। प्रति हेक्टर उत्पादक में। ओके, आगे हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो गेहूं की। ठीक है, हरित क्रांति की फसल से सबसे अधिक वृद्धि गेहूं में हुई है। आगे अंगूर की प्रति हेक्टर उपज में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, अंगूर के उत्पादन में पहला स्थान है, प्रति हेक्टर उपज में भारत का पहला स्थान है। आगे मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? तो मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ, ये मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, आगे कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कृषि में जो ट्रैक्टर का यूज़ होते हैं, ये भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, आगे काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? भारत। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित भी की जाती है और यहीं पे खपत भी इसकी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है दूध उत्पादन में। ठीक है, आगे कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, और कुल पशुओं की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान पे ब्राज़ील है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे हमारा भारत है। ठीक है, ब्राज़ील और ये भारत हमारा दूसरे स्थान पर है, किसके? पशुओं की संख्या के मामले में। आगे बढ़ते हैं। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो भी भारत है। सोचिए, विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश भारत है। आगे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1970 में, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड 1970 में। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? तो दूध के। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन से संबंधित है। आगे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, आगे विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? छठा। ठीक है, समुद्री मछली के उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। नेक्स्ट, विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, विश्व में अंतर्देशीय पूरे विश्व में छठा और खुद में ये दूसरा स्थान है। आगे मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती हैं? तो ये मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? गुजरात में। ठीक है, आगे
ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, आगे पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। कई बार एग्जामों में आया है। आगे भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई? 1770 में। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? 1806 में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक में स्थापना की गई? ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया। ये सारे बैंकों में, पहले भारत में बहुत सारे बैंक थे। ठीक है, आगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1921 में। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 में। ठीक है, आगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो आज के ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरे 300 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको आप ज़रूर एक बार पढ़िएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।